नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यूपी डाउन टीवी से। आज मैं आपको समझाने वाला हूं एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है हेनरीज क्राइम। आगे स्पॉइलर है तो सावधान रहिए और मजा लीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है बफेलो, न्यूयॉर्क में, जहां हम मिलते हैं एक आम आदमी हेनरी से जो टोल बूथ पर काम करता है और बहुत ही उबाऊ एक जैसी जिंदगी जी रहा होता है। एक सुबह नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद हेनरी घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी डेबी उसके साथ नाश्ता कर रही होती है। बातचीत के दौरान डेबी बच्चे के बारे में बात करती है, लेकिन हेनरी इस बात पर थोड़ा झिझकता है। डेबी को बुरा लगता है और वो पूछती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? हेनरी हाँ तो कह देता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी कहते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहां आता है हेनरी का दोस्त एडी, जिसके साथ एक आदमी होता है जो सामने के लॉन में जोर जोर से उल्टियां कर रहा होता है। हेनरी और एडी उसे अंदर लाते हैं और डेबी, जो एक नर्स है, उसकी देखभाल करती है। एडी बताता है कि वो लोग बेसबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन अब जो बीमार है तो वो हेनरी को साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो हेनरी मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो तीनों निकलते हैं, लेकिन खेल के मैदान की जगह एडी गाड़ी रोकता है बफेलो बैंक के सामने। वो कहता है कि बस एटीएम से पैसे निकालने हैं, पर अचानक दोनों मास्क पहन लेते हैं और बंदूकें निकाल लेते हैं। असल में वो बैंक लूटने आए होते हैं। हेनरी हैरान रह जाता है। वो कार में ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। कोई तारों से छेड़छाड़ करके उसे चुरा लेता है। उसी वक्त बैंक का अलार्म बज उठता है और एडी अपने साथी के साथ भाग जाता है। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक हेनरी को देखता है, जो उसी जैसी जर्सी पहने होता है जैसे लुटेरों ने पहनी थी। वो हेनरी को पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस पूछताछ में हेनरी को पता चलता है कि वो असली अपराधी नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों के नाम बताने से इनकार कर देता है। और इस तरह बेचारा हेनरी उस जुर्म के लिए 3 साल की सजा पा जाता है जो उसने किया ही नहीं था। जेल में उसकी मुलाकात होती है मैक्स नाम के एक बूढ़े कैदी से, जो कहता है कि असली अपराध तो अपने सपनों का पीछा ना करना है। वो कहता है, यहाँ जितने भी कैदी हैं सबके पास कभी ना कभी बड़े सपने थे, बस जिंदगी ने उन्हें रास्ते से भटका दिया। जब वो हेनरी से पूछता है कि उसका सपना क्या है, तो हेनरी कहता है, मेरा कोई सपना नहीं है। 6 महीने बाद डेबी जेल में उससे मिलने आती है और बताती है कि अब वो किसी और से प्यार करती है। अजीब बात यह है कि हेनरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो डेबी को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता है। 1 साल बाद हेनरी और मैक्स अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। मैक्स बताता है कि जब भी उसकी पैरोल की सुनवाई होती है, वो ऑफिसर से कह देता है कि अगर वो बाहर गया तो वो उसका घर जला देगा और उसके कुत्ते को मार देगा, सिर्फ इसलिए ताकि उसे कभी जेल से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि अब जेल ही उसका घर बन चुकी है। हेनरी पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? मैक्स मुस्कुराकर कहता है, मैं तो अपना सपना जी रहा हूं, यहीं रहना मेरा सपना है। फिर हेनरी की पैरोल का वक्त आता है। शुरू में तो वो खुद भी बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैक्स उसे समझाता है, यहां से निकलो और उम्मीद रखो कि हम फिर कभी ना मिलें। आखिरकार हेनरी की पैरोल मंजूर हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि डेबी अब जो के साथ रह रही है, हाँ वही उल्टी करने वाला आदमी, और वो प्रेग्नेंट भी है। हेनरी अपना सामान लेने आता है, तभी जो उसे एक जॉब ऑफर देता है, जो असल में एक पिरामिड स्कीम होती है। हेनरी मना कर देता है। जो उसका धन्यवाद करता है कि उसने पुलिस को उसका नाम नहीं बताया, तो हेनरी कहता है, मैं तो तुम्हारा नाम जानता ही नहीं था। रात को टीवी देखते हुए फिर एक लॉटरी कमर्शियल चल रहा होता है, जिसमें वही औरत है, जूली। अगले दिन बोरियत में फिर से हेनरी बफेलो बैंक के पास चला जाता है। उसी वक्त अचानक एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। कार चलाने वाली वही औरत होती है, जूली। वो गुस्से में हेनरी को इडियट कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उसे डांटता है और हेनरी की मदद करता है। काफी देर बाद हेनरी को एहसास होता है कि जूली वही औरत है जिसे उसने लॉटरी वाले एड में देखा था। फिर फ्रैंक एक बाथरूम में अखबार का पुराना कटिंग पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि 1930 के दशक में यही बैंक एक बड़े डकैती केस का हिस्सा था, जहां शराबबंदी के समय चोरों ने बैंक तक पहुंचने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल किया था, जो बैंक के पास वाले थिएटर से जुड़ी थी। यही पढ़कर हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर से जेल में मैक्स से मिलने जाता है और कहता है, अब मेरा सपना है उसी बैंक को लूटना जिसके लिए मुझे झूठा फंसाया गया था। मैक्स पहले तो हैरान हो जाता है और मना करता है, क्योंकि जेल ही उसका घर बन चुकी है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है, अपनी जिंदगी यहां गंवाने से बेहतर है बाहर निकलकर कुछ कर दिखाओ। इसके बाद हेनरी उस थिएटर में जाता है जो बैंक के ठीक बगल में है। वहीं उसे जूली दिखाई देती है, जो एक रशियन प्ले की रिहर्सल कर रही होती है। उसका डायरेक्टर उसे खूब डांटता है, जिससे वो और भी परेशान हो जाती है। क्या हेनरी सच में बैंक लूट पाएगा और क्या मैक्स उसे इस प्लान में मदद करेगा? परेशान हो जाती है। जूली तभी हेनरी को देख लेती हैं और दोनों पास के कैफे में चले जाते हैं। वहां हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है, तुम मुझसे कहीं बेहतर हो।
जूली ये सुनकर खुश हो जाती है और साथ ही वो हेनरी को धन्यवाद भी देती है कि उसने एक्सीडेंट के लिए उस पर केस नहीं किया। सीन बदलता है और हम देखते हैं मैक्स अपनी पैरोल की सुनवाई में है। इस बार हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल शांत और सभ्य व्यवहार करता है और कई बार धमकी देने के बावजूद लगभग 30 बार उसे इस बार पैरोल मिल ही जाती है। कुछ समय बाद हेनरी उसे लेने आता है, लेकिन मैक्स शॉक्ड है कि हेनरी के पास कार ही नहीं है। गुस्से में मैक्स वापस जेल जाने की कोशिश करता है, पर हेनरी उसे शांत करता है, बस स्टॉप दूर नहीं है। इसके बाद दोनों बैंक लूटने की प्लानिंग शुरू करते हैं। कैफे में बैठकर मैक्स नोटिस करता है कि अखबार का नक्शा 80 साल पुराना है। वो कहता है, इतने पुराने नक्शे पर भरोसा करके चोरी, ये प्लान बेवकूफ़ी है। वो पूछता है, तुम्हारे पास बंदूक है? हेनरी जवाब देता है, नहीं, क्योंकि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दोनों बैंक जाते हैं और नए ग्राहक बनकर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्स अपनी चालाकी से बैंक के एक कर्मचारी से बात करवाता है। कर्मचारी बताता है कि उसके अंकल ने बचपन में इसी बैंक के वॉल्ट में पैसे रखवाए थे और कहा था कि ये इमारत 300 साल खड़ी रहेगी। मैक्स पूछता है, क्या वॉल्ट आज भी उसी जगह है? कर्मचारी कहता है, हाँ, यहाँ सब कुछ 1891 जैसे ही रखा है। फिर वो पूछता है कि वो किस तरह का अकाउंट खोलना चाहते हैं, पर दोनों सोचकर बताएंगे कहकर निकल जाते हैं। दूर से फ्रैंक उन्हें जाते हुए देख लेता है। इसके बाद दोनों थिएटर जाते हैं टनल ढूंढने के लिए। वहीं जूली फिर दिखाई देती है। मैक्स उसे बताता है कि वो भी कभी एक्टर था और इसी थिएटर में काम करता था। वो वहां के स्टाफ साइमन से दोस्ती कर लेता है और उसे थिएटर का टूर देने को कहता है। टूर के दौरान मैक्स पुरानी टनल की बात छेड़ देता है। भोला भाला साइमन बता देता है कि टनल का एग्जिट लीड एक्टर के ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन उसे 1931 में सील कर दिया गया था। मैक्स वहीं थिएटर में वॉलंटियर बनने का ऑफर दे देता है और साइमन खुशी खुशी मान भी जाता है। इधर बाहर फ्रैंक और हेनरी बात कर रहे होते हैं। जूली पूछती है, मैक्स तुम्हारे पापा हैं? हेनरी हंसकर कहता है, नहीं। वो पूछती है कि हेनरी क्या करता है, तो वो बताता है कि वो हाल ही में जेल से निकला है। हेनरी जूली को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे खाने पर चलने को कहता है और जूली बिना पूछे कि वो जेल क्यों गया था मान जाती है। शाम को हेनरी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। जूली थोड़ी देर से और थकी हुई आती है। वो बताती है कि वो इस जगह से परेशान हो चुकी है और नाटक खत्म होते ही हॉलीवुड जाना चाहती है। फिर वो पूछती है कि हेनरी जेल क्यों गया था। हेनरी सच बताता है, उसे लगा था कि वो बेसबॉल खेलने जा रहा है, लेकिन वो झूठे केस में फंस गया। और फिर वो कह देता है कि अब वो बैंक सच में लूटने की प्लानिंग कर रहा है। जूली हैरान भी होती है और थोड़ी हंस भी पड़ती है। बाद में दोनों जूली के घर पहुंचते हैं, जहां वो हेनरी को स्क्रिप्ट पढ़ने को कहती है और एक सीन एक्ट करने को बोलती है। जूली चाहती है कि हेनरी लीड रोल करे और हैरानी की बात यह कि हेनरी की एक्टिंग बहुत बढ़िया निकलती है। उसमें नेचुरल टैलेंट होता है। फिर बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। अगले दिन हेनरी जूली को अपने घर लाता है। मैक्स उसे पहचानता नहीं और मुंह से निकल जाता है, और अरे रॉबरी के प्लान के बारे में। वो बोलते बोलते रुक जाता है और घबरा जाता है। हेनरी कहता है कि जूली सब जानती है और किसी को बताने वाली नहीं। फिर मैक्स को शांत करने के लिए उसे बेकन खिला देता है। बाद में मैक्स थिएटर में वॉलंटियर बनने पहुंचता है और समझ जाता है कि चोरी के लिए उन्हें पुरानी टनल तक पहुंचने का तरीका चाहिए। वो प्लान बनाता है, लीड एक्टर को हटाया जाए और उसकी जगह हेनरी ले ले, लेकिन हेनरी मना करता है, मैं एक्टिंग नहीं जानता। अगले दिन किस्मत उसका साथ देती है। लीड एक्टर को बड़ी ऑफर मिलती है और वो शो छोड़ देता है। डायरेक्टर और टीम घबरा जाते हैं। मैक्स मौके का फायदा उठाकर जूली से कहता है कि हेनरी इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जूली मना करती है, वो कभी एक्टिंग ही नहीं किया, लेकिन मैक्स दबाव डालता रहता है और यहां तक कह देता है कि इससे उनकी चोरी का प्लान आसान हो जाएगा। जूली शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि ये सब मैक्स की चाल थी, लेकिन मजबूरी में वो हेनरी का नाम रेकमेंड कर देती है। डायरेक्टर पहले मना करता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, ऑडिशन दो। शुरुआत बहुत खराब होती है, लेकिन धीरे धीरे हेनरी इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि वहां खड़े हर किसी को इम्प्रेस कर देता है। हेनरी की बेहतरीन ऑडिशन की वजह से उसे आखिरकार लीड एक्टर चुन लिया जाता है। इससे उसे उस ड्रेसिंग रूम तक पहुंच मिलती है जहां से टनल बैंक के वॉल्ट तक जाती है। कुछ ही दिनों में हेनरी और मैक्स दीवार तोड़कर टनल देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि टनल पूरी तरह सील है। दोनों समझ जाते हैं कि यह काम अकेले उनके बस का नहीं है, इसलिए उन्हें किसी और को भी टीम में लेना पड़ेगा। उसी शाम वे जो से मिलते हैं, जो अब टूट चुका है क्योंकि उसकी पिरामिड स्कीम फेल हो गई है और वो डेबी और बच्चे को संभाल भी नहीं पा रहा। हेनरी और मैक्स उसे हीस्ट में शामिल होने का मौका देते हैं, मजबूर जो तुरंत हां कर देता है। अगले कुछ दिनों में ये तिकड़ी मिलकर जमकर टनल खोदती है और साथ ही हेनरी थिएटर में अपनी एक्टिंग भी जी जान से प्रैक्टिस करता है।
एक शाम जब वे थिएटर से निकल रहे होते हैं, फ्रैंक अचानक रास्ता रोक लेता है। वो बताता है कि जब से उसने उन्हें बैंक पर देखा है, तब से वो उन पर नजर रख रहा है। फ्रैंक साफ कह देता है, मुझे पता है तुम लोग कोई चोरी प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, मुझे भी पार्टनर बना लो। फ्रैंक बताता है कि महीने में एक बार एक आर्मर्ड ट्रक बैंक शाखाओं से पैसा इकट्ठा करके यहीं वॉल्ट में 8 से 12 मिलियन डॉलर जमा करता है। वो कहता है वो अंदर से सिक्योरिटी बंद कर सकता है और अलार्म भी डिसेबल कर देगा। हेनरी, मैक्स और जो को लगता है कि यह जाल भी हो सकता है। वे पूछते हैं कि फ्रैंक को ऐसा क्यों करना है। फ्रैंक टूटकर अपनी कहानी बताता है। सालों पहले उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई थी। 30 साल बैंक में नौकरी करने के बावजूद बैंक ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी, लेकिन उसकी पत्नी बच ना सकी। अब वो 2 हफ्ते में रिटायर होने वाला है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए वो आखिरी बार अपनी जिंदगी सुरक्षित करना चाहता है। उसकी कहानी सुनकर तीनों पिघल जाते हैं और उसे प्लान में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन थिएटर में रिहर्सल होती है, लेकिन डायरेक्टर जूली को बार बार डांटता है कि तुम्हें इमोशन समझ ही नहीं आते, शायद तुमने कभी किसी को प्यार ही नहीं किया। जूली दुखी होकर रोते हुए चली जाती है। हेनरी उसके पीछे आता है और उसे सांत्वना देता है। वो कहती है कि लोग हमेशा उसे ठंडी कहते हैं, लेकिन हेनरी उसके पास बैठकर कहता है, तुम बिल्कुल भी ठंडी नहीं हो। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। उनका रिश्ता अब गहरा हो चुका है। रात में हेनरी और मैक्स हीस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाता है। हेनरी खोलता है और सामने जो और उसका मुसीबत खड़ा करने वाला दोस्त एडी निकला कि जो नशे में सब बातें एडी को बता चुका था। अब एडी भी हीस्ट में शामिल होना चाहता है। मैक्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाती है, पर हेनरी बीच बचाव करके मजबूरी में एडी को टीम में शामिल कर लेता है। अगले दिन हेनरी थिएटर पहुंचता है और पता चलता है कि प्रीमियर की तारीख उसी रात कर दी गई है जिस रात चोरी होनी है। हेनरी अब दुविधा में है। वो जूली से प्यार करने लगा है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है, मैंने तुम्हें जेल से बाहर इसलिए लाया था, अब पीछे हटने का सवाल नहीं। शाम को हेनरी जूली को बताता है कि चोरी उसी रात होगी और उसका शो छोड़कर जाना पड़ेगा। जूली गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि हेनरी ने सिर्फ थिएटर में आने के लिए उसे इस्तेमाल किया। हेनरी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बाद में कैलिफोर्निया में मिलेंगे, लेकिन जूली मना कर देती है। कुछ दिन बाद चोरी की वो बड़ी रात आ जाती है। थिएटर में हलचल है, सब तैयारी कर रहे हैं। उधर बैंक में पैसे वाला ट्रक आता है और फ्रैंक सब संभाल लेता है। हेनरी अपने सीन पूरे करता है और जैसे ही उसका हिस्सा खत्म होता है, वो भागकर टनल में पहुंचता है जहां मैक्स, जो और एडी काम कर रहे हैं। जो फिर से उल्टियां करने लगता है, जबकि एडी मशीनों में माहिर निकलता है और वेल्डिंग करके वॉल्ट खोल देता है। आखिरकार वॉल्ट खुल जाता है और टीम खूब सारा पैसा बैग में भर लेती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। तभी एडी असली रूप दिखाता है। वो मैक्स पर बंदूक तान देता है और कहता है कि सारा पैसा वही ले जाएगा। जो गिड़गिड़ाता है कि हमारा हिस्सा मिल गया है, लेकिन एडी नहीं मानता। हेनरी अंदर आता है तो एडी उसे भी धमकाता है और मैक्स को पीटने लगता है। लड़ते लड़ते अचानक गोली चल जाती है और हेनरी के पैर में लग जाती है। मैक्स गुस्से में एडी को काबू कर लेता है और उसे बांधकर टनल में छोड़ देता है। बाकी लोग पैसा कार में डालकर निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी अचानक कहता है, गाड़ी रोको, मुझे वापस थिएटर जाना है। जो समझ नहीं पाता, लेकिन मैक्स उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है ये प्यार का मामला है। वो कहता है, जा बेटा, अपना काम पूरा कर। हेनरी लंगड़ाते हुए थिएटर पहुंचता है, स्टेज पर चढ़ता है और सबके सामने जूली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। लेकिन मजे की बात, यह सीन नाटक की कहानी से भी मैच करता है, तो दर्शक खुश भी हो जाते हैं। जूली उसे जाने को कहती है, लेकिन हेनरी कहता है, क्या तुम मुझसे मॉस्को में मिलोगी? वो हाँ नहीं कहती, लेकिन उसकी मुस्कान सब बता देती है। वो हेनरी की तरफ झुकती है और यहीं